नमस्कार। हिस्ट्री बाय साइवी एग्जाम बूस्टर में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे एक ऐसे शासक की जिसे अपनी ही जमीन से बेदखल कर दिया गया था, पर उसने हार नहीं मानी और हिंदुस्तान में एक विशाल साम्राज्य की नींव रख दी। जी हां, हम बात कर रहे हैं मुगल साम्राज्य के संस्थापक बाबर की। ये वो सारे जरूरी पॉइंट्स हैं जो यूकेएसएससी, स्टेट पीसीएस और दूसरे सभी वनडे एग्जाम्स के लिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए, हम बाबर की कहानी को बिल्कुल शुरू से समझेंगे। पहले उसके वंश के बारे में जानेंगे, फिर देखेंगे कि मध्य एशिया में उसने क्या संघर्ष किए और उसके बाद भारत में उसकी जबरदस्त जीत और साम्राज्य की स्थापना को कदम दर कदम समझेंगे। और आखिर में हम उसकी विरासत और मृत्यु पर बात करेंगे। तो हर बड़ी कहानी की एक शुरुआत होती है। चलिए सबसे पहले बाबर की जड़ों को समझते हैं। आखिर वो था कौन, कहां से आया था और कैसे एक छोटे से बच्चे को इतनी कम उम्र में ही सत्ता की जिम्मेदारी संभालनी पड़ गई थी। अब ये बहुत दिलचस्प है। बाबर की रगों में आप कह सकते हैं दो महाशक्तियों का खून दौड़ रहा था। एक तरफ पिता के वंश से वो तुर्क विजेता तैमूर का 5वां वंशज था और दूसरी तरफ अपनी मां के वंश से वो मंगोल शासक चंगेज खान का 14वां वंशज था। तो सोचिए, ऐसी विरासत के साथ महत्वाकांक्षा तो खून में ही होगी, है ना? इस टाइमलाइन पर एक नजर डालिए। बाबर का बचपन कोई आसान नहीं था। जब उसके पिता की मौत हुई तो वो सिर्फ 11 साल का था और उसे फरगना का शासक बना दिया गया। अपने ही घर में उसे इतना संघर्ष करना पड़ा कि आखिरकार उसे दक्षिण की तरफ आना पड़ा, जहां उसने काबुल को अपनी ताकत का नया केंद्र बनाया। अब बाबर के लिए समरकंद सिर्फ एक शहर नहीं था, वो एक जुनून था, एक सपना था, क्योंकि वो उसके पूर्वज तैमूर की राजधानी थी। उसका शुरुआती जीवन इसी शहर को जीतने की लगातार कोशिशों में बीता। एक ऐसा सपना जो कभी पूरा नहीं हो सका। उसने बार बार समरकंद को जीतने की कोशिश की, पर हर बार उसे ताकतवर उज़्बेक शासकों से हारना पड़ा। पर कहते हैं ना कि हार ही सबसे बड़ी टीचर होती है। इन्हीं हारों ने बाबर को एक साधारण राजकुमार से एक बहुत ही चतुर और अनुभवी योद्धा बना दिया। बाबर का ये एक छोटा सा वाक्य उसकी शुरुआती जिंदगी की पूरी कहानी बयां कर देता है। सोचिए, एक ऐसा राजा जिसके पास रहने का कोई पक्का ठिकाना नहीं है। वो लगातार एक जगह से दूसरी जगह भटक रहा है, बस अपने वजूद के लिए लड़ रहा है। तो जब मध्य एशिया में बात नहीं बनी तो बाबर ने अपना रुख बदला। उसने पूर्व की ओर देखा और उसे दिखा हिंदुस्तान। यहाँ की बेहिसाब दौलत और आपस में लड़ते हुए राजाओं ने उसे एक नया मौका दिया, एक ऐसा मौका जो इतिहास को बदलने वाला था। पानीपत की पहली लड़ाई असल में ताकत और तकनीक की लड़ाई थी। यहां देखिए, इब्राहिम लोधी की विशाल सेना के सामने बाबर की सेना बहुत छोटी थी, बस मुट्ठी भर। लेकिन बाबर के पास दो ऐसी चीजें थीं जो लोधी के पास नहीं थी। एक बेहतर युद्ध रणनीति और दूसरी तोपें, जो उस जमाने में भारतीय युद्ध क्षेत्र के लिए एक बिल्कुल नई और गेम चेंजर चीज साबित हुई। बाबर की जीत का असली राज उसकी इन दो जबरदस्त रणनीतियों में छुपा था। पहली, तुलुगमा नीति, जिसमें वो सेना को किनारों से घेरता था, और दूसरी, उस्मानी विधि, जिससे वो अपनी तोपों को सुरक्षित रखता था। और सबसे मजेदार बात क्या है, ये जो तुलुगमा नीति थी ना, ये उसने उन्हीं उज़्बेकों से सीखी थी जिनसे वो समरकंद में हारा था। कमाल की बात है ना? अच्छा, जीत के बाद एक और दिलचस्प बात हुई। बाबर ने पानीपत से मिला खजाना अपने सिपाहियों और काबुल के लोगों में इतनी दरियादिली से बांटा कि लोगों ने उसे एक नया नाम दे दिया, कलंदर, जिसका मतलब होता है बड़े दिल वाला। पानीपत जीत लिया, पर कहानी अभी खत्म नहीं हुई थी। दिल्ली तो मिल गई, पर पूरा हिंदुस्तान अभी बाकी था। अब बाबर को यह साबित करना था कि वो सिर्फ एक लुटेरा नहीं है, बल्कि एक नया सम्राट है, और इसके लिए उसे भारत की सबसे बड़ी ताकतों से टकराना था। और फिर शुरू हुआ एक के बाद एक युद्धों का सिलसिला। ये 4 लड़ाइयां देखिए। पानीपत में लोदी को हराया, फिर खानवा में राणा सांगा, फिर चंदेरी और फिर घाघरा में अफगानों को। एक एक करके उसने अपने सारे बड़े दुश्मनों को रास्ते से हटा दिया। अब खानवा की लड़ाई को कई इतिहासकार पानीपत से भी ज्यादा जरूरी मानते हैं। क्यों? क्योंकि यहां बाबर का सामना था राणा सांगा से, जो उस वक्त उत्तर भारत की सबसे बड़ी सैन्य शक्ति थे। जब बाबर की सेना का हौसला टूटने लगा तो उसने इस लड़ाई को जिहाद यानी धर्म युद्ध का नाम दिया और जीत के बाद गाजी की उपाधि अपनाई। इसी जीत ने यह तय कर दिया कि अब मुगल हिंदुस्तान में ही रहेंगे। तो बाबर एक महान योद्धा तो था जिसने एक साम्राज्य जीता, लेकिन उसकी विरासत सिर्फ जंग के मैदान तक ही सीमित नहीं थी। चलिए देखते हैं कि एक शासक, एक लेखक और एक निर्माता के तौर पर उसने हिंदुस्तान को क्या दिया। देखिए, उसने अपनी मशहूर आत्मकथा बाबरनामा लिखी
सड़कों को नापने के लिए एक नया सिस्टम गज़े बाबरी शुरू किया, और हाँ, वो खूबसूरत मुगल गार्डन्स जिनका नाम हम आज भी लेते हैं, उनकी नींव भी उसी ने रखी थी। लेकिन हिंदुस्तान पर राज करने का उसे ज्यादा वक्त नहीं मिला। भारत में अपनी जीत के सिर्फ 4 साल बाद 1530 में आगरा में उसकी मौत हो गई। वो एक विशाल साम्राज्य की नींव तो रख गया, लेकिन उसे संभालने और मजबूत करने का काम अपने बेटे हुमायूं के लिए छोड़ गया। उसे पहले तो आगरा के आराम बाग में ही दफनाया गया था, लेकिन उसका दिल हमेशा काबुल में था, तो बाद में उसकी आखिरी इच्छा पूरी करने के लिए उसके अवशेषों को काबुल ले जाया गया और उसके पसंदीदा बाग में दफनाया गया। तो एक ऐसा राजकुमार जिसे अपने ही घर से निकाल दिया गया था, वो हिंदुस्तान का सम्राट बन गया। बाबर की कहानी हमें क्या सिखाती है? यही कि सबसे बड़ी जीत अक्सर सबसे बड़ी हार के बाद ही मिलती है। उसने अपनी नाकामियों को अपनी ताकत बनाया, उसने अपनी किस्मत नहीं बदली, उसने अपनी रणनीति बदली, और उसी से पूरा इतिहास बदल गया।